हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव। सचिवालय अर्थात घर, जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यपालक नीति और कानून का निर्धारण करते हैं, राज्य सचिवालय कहलाता है। प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है। यह राज्य प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत है। राज्य सचिवालय के विभागों को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है, जबकि केंद्र में मंत्रालय कहा जाता है। जयपुर में शासन सचिवालय की स्थापना हेतु द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 जारी किया गया। राजस्थान में शासन सचिवालय जयपुर में है और जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई। राज्य सचिवालय की संरचना। राज्य सचिवालय की संरचना को दो भागों में बांटा गया, एक प्रशासनिक संरचना और राजनीतिक संरचना। प्रशासनिक संरचना में प्रशासन से संबंधित होता है, जिसमें प्रमुख होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव, संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव, विशेष अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, जिसे अनुभाग अधिकारी कहते हैं, अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी। राजनीतिक संरचना में राजनीति से संबंधित होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इनमें सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मुख्य सचिव का पद 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे। और मुख्य सचिव शासन सचिवालय का मुख्य अधिकारी होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। यह राज्य सचिवालय के शीर्ष पद पर होता है। यह सचिव का मुखिया होता है और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवाओं नौकरशाह संगठन का अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सचिव को आवंटित नहीं किए जाने वाले कार्य उसके द्वारा ही किए जाते हैं। वर्तमान में मुख्य सचिव है सुधांश पंत। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य सचिव का चयन। मुख्य सचिव की नियुक्ति है जो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी होता है और वरिष्ठ अधिकारी के वरीयता क्रम को पहली बार मुख्य सचिव मीठालाल मेहता की नियुक्ति के समय तोड़ा गया। मुख्य सचिव का कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक होता है और सामान्यतः 60 वर्ष तक का होता है। मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ही पद से हटा सकता है। मुख्य सचिव के कार्य। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का परामर्शदाता होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री व राज्य सरकार के सचिवों के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है, मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में। मुख्य सचिव का कार्य मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिपरिषद का पदेन सचिव होता है, वह इसकी उप समिति का भी सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेता है और मुख्य सचिव कैबिनेट और उसकी उप समितियों की बैठकों में भाग लेता है। प्रमुख समन्वयक के रूप में मुख्य सचिव सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सचिवालय स्तर के नीचे के संभागीय आयुक्त, जिलाधीशों और जिला प्रशासन के विभाध्यक्षों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्य सचिव राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वह राज्य के वरिष्ठ लोक सेवाओं की नियुक्ति, स्थानांतरण व पदोन्नति से जुड़े मामलों को देखता है। मुख्य सचिव सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय का अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव के अन्य कार्य है कि वे राज्य सरकार के प्रवक्ता का कार्य भी करते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी शामिल होते हैं। राज्य सचिवालय के सुधार से संबंधित समितियां। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम 1966 से 70 में, अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और के हनुमंत्या। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959 में और अध्यक्ष थे इसके एस डी उज्ज्वल। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में इसका गठन हुआ और अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी। राजस्थान की प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष थे हरीश चंद्र माथुर। इस समिति के मुख्य सचिव के बारे में कहा कि सरकारी मशीनरी का प्रधान तथा मंत्रिपरिषद का सलाहकार होने के कारण मुख्य सचिव की अद्वितीय स्थिति है और इस समिति का गठन 1963 में हुआ। प्रशासनिक सुधार समिति 1952 से 1995 और इसके अध्यक्ष थे जेके मनोद। राजस्थान द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति इसके अध्यक्ष थे शिवचरण माथुर। गठन हुआ 1999। प्रमुख मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन के समय मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, वी नारायण के समय हीरालाल शास्त्री, बीजी राव मुख्य सचिव के समय मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, कृष्णपुरी के समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, के एन सुब्रमण्यम, मोहनलाल सुखाड़िया, भगत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, सावलराम उज्ज्वल, मोहनलाल सुखाड़िया, के पी यू मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया, आर डी माथुर के समय मोहनलाल सुखाड़िया, डीसी सामंत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, श्रीमती कुशल सिंह, अशोक गहलोत, श्री टी श्रीनिवासन, अशोक गहलोत, श्री सलाउद्दीन अहमद, अशोक गहलोत और सी के मैथ्यू मुख्य सचिव के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सी एस राजन, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, राजीव महर्षि, वसुंधरा राजे। राजीव महर्षि मुख्य सचिव पद के बाद में भारत के नियंत्रक व मालिका परीक्षक नियुक्त किए गए। ओम प्रकाश मीणा के समय वसुंधरा राजे के समय मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीणा, वसुंधरा राजे के समय अशोक जैन, निहालचंद गोयल, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। अशोक गहलोत के समय श्री राजीव स्वरूप, अशोक गहलोत, निरंजन कुमार आर्य, अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा के समय श्रीमती उषा शर्मा और भजनलाल शर्मा के समय मुख्य सचिव है श्री सुधांश पंत। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह थी। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा और सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव एच एम माथुर 6 दिन के लिए थे मुख्य
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान में उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है जो जोधपुर में है। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा जयपुर में किया गया था। इस समारोह में माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा और 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। अन्य 11 न्यायाधीश हैं नवल किशोर जो जोधपुर से हैं, कुंवर अमर सिंह जोधपुर से, कंवर लाल बाफना जयपुर से, मोहम्मद इब्राहिम जयपुर, जवान सिंह राणावत उदयपुर, शार्दुल सिंह मेहता उदयपुर, दुर्गा शंकर दवे बूंदी, त्रिलोक चंद दत्त बीकानेर, आनंद नारायण कोल अलवर, के शर्मा भरतपुर से, खेमचंद गुप्ता कोटा से। बाद में 1957 में पी सत्यनारायण राव समिति, जिसके अध्यक्ष भी पी सत्यनारायण राव थे और इस समिति के अन्य अध्यक्ष थे वी विश्वनाथन बीके गुप्ता। 1957 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय को जोधपुर हस्तांतरित किया गया। वह उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर को समाप्त कर दिया गया। 1958 में जो उच्च न्यायालय जयपुर में था उसको जोधपुर में हस्तांतरित कर दिया गया और जयपुर की जो पीठ थी उसे समाप्त कर दिया गया। 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच पुनः जयपुर पीठ की स्थापना की गई, जिसने अपना जो विधिवत कार्य है वो 31 जनवरी 1977 से शुरू किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 में बने और 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए। राजस्थान उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है सत्यस्य जयोस्तु। सत्यस्य जयोस्तु। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक जो राज्यों के उच्च न्यायालयों की संरचना का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से 231 में। भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, जो सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना की गई। उसके बाद में बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना और वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें 25वां जो उच्च न्यायालय वो आंध्र प्रदेश बना 2019 में। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, जो केरल उच्च न्यायालय की थी, और भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 214 में उल्लेख किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय। और इसमें अनुच्छेद 231 के तहत संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त रूप से एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। जैसे कोई भी 2 राज्य है उसके लिए एक उच्च न्यायालय होगा, उसकी स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 231 के तहत कहा गया है ये। जैसे पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ का संयुक्त हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में, और असम, नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट गुवाहाटी उच्च न्यायालय, और महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव व दादरा नगर की हवेली का हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट है। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, अर्थात इसमें जो उच्च न्यायालय उसमें सभी कार्य लिखित रूप में होते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यवाही कार्य लिखित रूप में होते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। और उच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड का प्रावधान, अर्थात यदि उच्च न्यायालय की कोई आदेश वो नहीं मानने पर दंड मिलता है, दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद होती है। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाएगी। वर्तमान में 1993 से सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु कोलेजियम प्रणाली प्रचलन में है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कोलेजियम के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश के पद धारण करने की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। पहले 60 वर्ष थी, फिर 62 वर्ष कर दी गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी सदस्य के समक्ष शपथ लेंगे। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में समान आधार है। इनको राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। इनको हटाने के लिए 2 आधार है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता अक्षमता। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया नियम। न्यायाधीशों को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाने हेतु 100 सदस्यों तथा राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अध्यक्ष है जो सभापति, वो जो प्रस्ताव लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव, उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। ये अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद होगा। यदि समिति कदाचार का दोषी मानती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार करेगा। और यदि प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा तो ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश करता है। योग्यता क्या है न्यायाधीश के लिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन लगते हैं। इनका वेतन संसद कानून बनाकर निर्धारित करती है। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं व इनकी पेंशन है जो भारत की संचित निधि द्वारा दी जाती है। अनुच्छेद 222 में न्यायाधीशों का स्थानांतरण है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जब पद रिक्त होता है तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों में से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों
के उल्लंघन के मामले में 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, किसी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में समक्ष उपस्थित किया जाए और बंदी बनाने के कारण जाने का कारण बताए। परमादेश, रैंसम, परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, किसी अधिकारी सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने कर्तव्य का पालन करने से मना करता है। अधिकार परीक्षा को वारंटो, इसका अर्थ है अधिकार परीक्षा का कि हम पूछते हैं कि आपने किस अधिकार से पद ग्रहण किया। यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन है तो यह रिट जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण, चटोरी, इसका अर्थ है कि मंगा लेना। यदि उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत से कोई मामले की सुनवाई अपने पास मंगा सकता है, मतलब उच्च न्यायालय किसी भी निचली अदालत से कोई भी मामले की सुनवाई अपने पास मंगा सकता है। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है और अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई निर्णय दिया हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो तो उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, इसका अर्थ है मना करना। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी मामले की सुनवाई करने से मना कर सकता है। अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालयों की अधीक्षण शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस राज्य क्षेत्र में जिनके संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अर्थात उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से विवरण मांग सकता है। अधीनस्थ न्यायालय हेतु नियम और प्रारूप बना सकता है। अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालय को अंतरण इसका उल्लेख है। उच्च न्यायालय को लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित कोई मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका निपटारा आवश्यक है तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेना, वह मामले का स्वयं निपटारा करेगा उच्च न्यायालय। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, उच्च न्यायालय राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है और ये कानून अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अमान्य घोषित कर सकता है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर, इसके क्षेत्राधिकार में 4 हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। भारतीय संविधान के भाग 6 व अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 168 में लिखा है कि जो प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगी जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनी हुई होगी। 2 सदन, पहला विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है, और विधान परिषद उच्च सदन जिसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में केवल विधानसभा है। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता लेकिन उसका अभिनंग होता है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक और कानून बनता है। जब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करता है उसके बाद ही कोई भी कानून या विधेयक बनता है। राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात सिर्फ विधानसभा है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, विधानसभा भी है 6 राज्यों में और विधान परिषद भी है। वे 6 राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद
का सर्जन या गठन का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। राज्य की जो विधानसभा है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है। संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करता है। विधान परिषद स्थायी सदन है, इसे विघटित या भंग तो नहीं कर सकते, लेकिन संसद इसे समाप्त कर सकती है। 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजा गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बनाया गया। विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था 18 अप्रैल 2012 को, उसे भेजा गया था संसद में, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 व न्यूनतम सीटें 60 हो सकती है। यह अनुच्छेद 170 में लिखा गया है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 403 सीटें विधानसभा की उत्तर प्रदेश में। गोवा में 40 सीटें, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, पुडुचेरी में 30 और 30 विधानसभा की सीट 60 से कम है। इन सभी की विधानसभा सीट 60 से कम है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी। वर्तमान में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है और राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200। अनुसूचित जाति के लिए 34 व अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है। अर्थात 200 विधानसभा की सीट है, उनमें से अनुसूचित जाति के लिए 34 व अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है। 2026 तक भी राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 ही रहेंगी, उसके बाद बढ़ भी सकती है या घट भी, जो भी है। विधानसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनता द्वारा मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 1/3 होती है, से अधिक नहीं होगी, अर्थात 40 से कम नहीं होगी। यदि राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सीटें 66 होंगी। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से होगी: 1/3 सदस्य उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्य किसी भी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले नागरिकों के निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्य राज्य के अंदर माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में 3 वर्षों से शिक्षणरत अध्यापकों से मिलकर निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं है, और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अनुच्छेद 172 में विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है प्रथम अधिवेशन से, राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले विघटित कर सकता है, अर्थात भंग कर सकता है। आपातकाल के समय संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इसका विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया गया था, जो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा है। राज्यपाल मौजूदा विधानसभा की अवधि समाप्त होने या उसके भंग होने पर एक नई विधानसभा के गठन के लिए साधारण चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात अपने पद से हट जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। अनुच्छेद 173 में जो विधानमंडल सदस्य के लिए योग्यता क्या है उस चीज का उल्लेख है। इसमें विधानमंडल के लिए सदस्य के लिए योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 174 इसमें विधानमंडल का सत्र, सत्रावसन और विघटन है। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का सत्र आहूत बुलाना विधानमंडल का सत्र आहूत करेगा और सत्र को समाप्त करेगा। राज्यपाल सत्र को विघटित कर सकता है, अर्थात भंग कर सकता है। राज्यपाल एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होगा, अर्थात 1 वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य है। विधानसभा सत्र की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और विधानसभा का स्थगन अर्थात बैठक समाप्त होती है। विधानसभा के स्थगन में सत्र समाप्त नहीं होता, बैठक समाप्त होती है। विधानसभा अध्यक्ष ही करता है इस बैठक को समाप्त, अर्थात किसी कारणवश वो बैठक पूरी नहीं हो तो बैठक को समाप्त कर देते हैं। सत्र समाप्त नहीं होता, वो कुछ समय देते हैं उनको, जैसे या तो वो कुछ घंटों के लिए या 1 दिन के लिए बैठक समाप्त करता है और अगली बैठक फिर जो भी टाइम होगा उस टाइम के अनुसार अगली बैठक होगी। तो विधानसभा का स्थगन विधानसभा अध्यक्ष करता है, इसमें सत्र समाप्त नहीं होता, बैठक समाप्त होती है। नवाब रेबिया वाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद आते हैं। विधानसभा सदस्यों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर व उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता, ये विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ये एक दूसरे को ही त्यागपत्र देते हैं, अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। विधानसभा साधारण बहुमत, जो उपस्थित जो सदस्य है उनका 50% से अधिक, 50% से चाहे एक ही अधिक हो, उसे साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटा सकती है। जब विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस पद के लिए नियुक्त करे जो उस पद के कर्तव्य का पालन करे। अर्थात जब विधानसभा में अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष, और जब उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल उनमें से किसी विधानसभा के सदस्यों में से एक ऐसे सदस्य की नियुक्ति करता है जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदों के कर्तव्य का पालन करता है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति के पद का उल्लेख मिलता है। विधान परिषद के सदस्यों में से सभापति व उपसभापति को चुना जाता है। तो विधान परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से एक सभापति और उपसभापति चुनते हैं। अनुच्छेद 188 इसमें विधानमंडल सदस्यों की शपथ का उल्लेख है। विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है और शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में मिलता है। जो विधानसभा या विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं उन्हें राज्यपाल शपथ दिलाता है। अगर राज्यपाल सभी को शपथ नहीं दिला सकता तो राज्यपाल एक व्यक्ति को चुनता है, पहले उसको शपथ दिलाता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को विधानसभा विधान परिषद में किसी भी एक सदस्य को शपथ दिलाता है। जो वरिष्ठ हो या एक से अधिक बार विधायक बन चुका हो उसको वो शपथ दिलाता है। जो ज्यादा बार विधायक बन चुका हो उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, और वो व्यक्ति जो नियुक्त करता है राज्यपाल वो सभी व्यक्तियों को शपथ दिलाता है।
इसका शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में मिलता है। और जिसको राज्यपाल नियुक्त करता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, अर्थात अस्थायी अध्यक्ष होता है। वो जब तक उनको शपथ दिलाते हैं उन सदस्यों को, तब तक ही वो अध्यक्ष होता है, उसके बाद उसे वो अध्यक्ष पद से हट जाता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और इसको शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के प्रोटेम जो स्पीकर थे वो महाराणा संग्राम सिंह थे और 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे कालीचंद सराफ। अनुच्छेद 189, सदनों में मतदान और गणपूर्ति। विधानसभा अध्यक्ष सभापति किसी विधेयक पर अपना मत नहीं देगा, लेकिन जब मतदान बराबर हो जाएगा तब अपना निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 189 3 में उल्लेख है कि विधानमंडल के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम का उल्लेख है। बैठक के लिए कोरम कुल विधानसभा सदस्यों का 1/10 या न्यूनतम 10 सदस्य, इन दोनों में से जो भी अधिक हो बैठक अधिवेशन के लिए आवश्यक है। और राजस्थान विधानसभा में गणपूर्ति 20 सदस्य होने चाहिए। अनुच्छेद 191 1 में विधानमंडल सदस्यों के लिए अयोग्यताएं हैं। अनुच्छेद 191 1 में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। कब अयोग्य घोषित किया जाएगा? यदि वह कोई लाभ के पद पर है, यदि वह दिवालिया है, वह चुनाव में भ्रष्ट आचरण अथवा चुनावी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। उसे अस्पृश्यता, दहेज तथा सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया हो, जैसे छुआछूत, दहेज, सती प्रथा, ऐसे जैसे सामाजिक अपराध को बढ़ावा देने के लिए उसे दंडित किया गया हो, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि विधानमंडल का सदस्य अनुच्छेद 191 1 में वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है तो या नहीं, तो अनुच्छेद 192 के तहत इसका अंतिम निर्णय राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और इसी राय के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 191 2 में उल्लेख है कि यदि विधानमंडल का सदस्य 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत अयोग्य है तो इसका अंतिम निर्णय उस सदन का सभापति या अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 195 इसमें सदस्यों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राजस्थान में विधानसभा सदस्य अथवा विधायक का जो वेतन है वो 40,000 रुपए है। अनुच्छेद 196 विधेयकों को पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है 196 में। धन विधेयक अनुच्छेद 198 में और वित्त विधेयक अनुच्छेद 207 में। इसके उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा, अर्थात धन विधेयक इसका उल्लेख अनुच्छेद 198 और वित्त विधेयक अनुच्छेद 207 में इसका उल्लेख किया गया है कि उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन से आरंभ हो सकेगा। कोई विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते। कोई लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 368 के तहत कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित करके राजस्थान विधानसभा के पास समर्थन के लिए आता है तो विधानसभा उसे पारित कर सकती है या स्वीकार भी कर सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में अब तक 4 बार गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं। राजस्थान कानूनी चिकित्सक विधेयक 1952 में, कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण विधेयक 1954 में, राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 में, राजस्थान पशु और पक्षी निषेध विधेयक 1973 में हो चुके हैं विधेयक पारित। राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक 16 प्राइवेट निजी बिल रखे गए, लेकिन एक भी पास नहीं हुआ। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पहले विधानसभा के मंत्री द्वारा ही स्थापित तथा प्रस्तुत किया जाता है तथा विधानसभा में पारित होने पर विधान परिषद में धन विधेयक को भेजा जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकता है, उसके बाद स्वतः पारित मान लिया जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक में न तो संशोधन कर सकती है और न ही उसे अस्वीकार करती है, सिर्फ कुछ सिफारिशें दे सकती है, उनको मानना या न मानना विधानसभा पर निर्भर है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। इसमें बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक कब होगा। कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें कर का अधिरोपण लगाना, उत्साधन अर्थात हटाना, परिहार, छोड़ना, परिवर्तन या विनिमय अर्थात नियंत्रण करना है। राज्य द्वारा किसी वित्तीय दायित्व के संबंध में धन को उधार लेने या राज्य द्वारा कोई गारंटी देने के संबंध में विनियमन हो और राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि अभिरक्षा धन जमा कराने या निकालने से संबंधित हो तो कोई धन विधेयक धन विधेयक कहलाता है, अगर ये सारी क्वालिटीज उसमें हो। किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि राज्यपाल दे सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा। प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित प्रमाण किया जाएगा कि यह धन विधेयक है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडलों के समक्ष उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख न करके वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है और बजट प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री पेश करता है। अशोक गहलोत एवं वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के रूप में सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया था। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय इंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, लेकिन 140 संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा व विधानसभा में इंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा में एक सदस्य का मत मूल्य 129 है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जनजाति की सभी सीटें आरक्षित वाले जिले हैं वो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है जयपुर 19 सीटें। न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला जैसलमेर और प्रतापगढ़ है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जो कांग्रेस से थे उनके विरुद्ध 1952 में पहली विधानसभा के समय लाया गया था। अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव हरिदेव जोशी के विरुद्ध 1985 में लाया गया था। राजस्थान में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी। विश्वास प्रस्ताव पहली बार 1990 में भैरव सिंह शेखावत की भाजपा के सदस्य थे इस समय, अंतिम बार अशोक गहलोत के समय 2020 में लाया गया। राजस्थान विधानसभा में देश के पहले डिजिटल म्यूजियम संग्रहालय का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमना द्वारा किया गया। इस म्यूजियम का नाम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम रखा गया। विधानसभा का नया भवन 2001 में लाल कोठी जयपुर में बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन हुआ नवंबर 2001 को और तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया इसका उद्घाटन। इस विधानसभा भवन में जोधपुर, बंसी, भाटपुर, भरतपुर और करौली के पत्थर का उपयोग किया गया है और जो पुराना विधानसभा भवन सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में था। राजस्थान की विधानसभाएं। राजस्थान की पहली विधानसभा 1952 से 1957, इसका गठन हुआ 23 फरवरी 1952 में और इसमें विधानसभा की सीटें थी 160। कांग्रेस ने 153 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 82 सीटें उन्होंने प्राप्त की और दूसरी बड़ी पार्टी राम राज्य परिषद ने 24 सीटें प्राप्त की। भारतीय जनसंघ ने 8 सीटें और कृषिकर लोक पार्टी ने 7 सीटें प्राप्त की। 29 मार्च 1952 को सवाई मानसिंह टाउन हॉल में पहली बैठक हुई और राजस्थान में प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे लाल सिंह शक्तावत और प्रथम विधानसभा विपक्ष के नेता जसवंत सिंह, प्रथम मुख्य सचेतक मथुरा दास माथुर जो जोधपुर से थे। इस विधानसभा में राजस्थान की पहली महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवी व पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल थी बनी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा में 30 विधायकों की धार विधानसभा का विलय राज्य की विधानसभा में कर दिया गया, जिससे विधानसभा के सदस्य की संख्या 190 हो गई। दूसरी विधानसभा 1957 से 1962 तक, कुल सीटें थी इसमें 176 और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा। इस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं था। इस विधानसभा में कुल 306 बैठक हुई, जो कि सर्वाधिक बैठक वाली विधानसभा रही। तीसरी विधानसभा 1962 से 1967, विधानसभा अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता थे लक्ष्मण सिंह। चौथी विधानसभा हुई 1967 से 1972, इसमें कुल सीटें थी 184। चौथी विधानसभा में कांग्रेस को 89, स्वतंत्रता पार्टी को 48 व भारतीय जनसंघ को 22 सीटें प्राप्त हुई थी और पहली बार इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया। चौथी विधानसभा में इस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई। विधानसभा अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे लक्ष्मण सिंह। पांच विधानसभा 1972 से 1977 तक थी, इनमें कुल सीटें 184 और कांग्रेस को 145 सीटें मिली और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और विधानसभा के अध्यक्ष थे इस समय रामकिशोर व्यास और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता लक्ष्मण सिंह। छठी विधानसभा 1977 से 1980 तक छठी विधानसभा रही और विधानसभा में सदस्य संख्या बढ़कर 184 से बढ़कर 200 हो गई। जनता पार्टी को 152 व कांग्रेस को 41 सीटें प्राप्त हुई। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। छठी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे मारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह आहोर। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे परशुराम मदेरणा और रामनारायण चौधरी लक्ष्मण सिंह। पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग हुई। छठी विधानसभा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सातवीं विधानसभा 1980 से 1985 तक थी और कांग्रेस को 133, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली। राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। यह विधानसभा मध्यावधि चुनाव से गठित विधानसभा थी और सातवीं विधानसभा के अध्यक्ष थे पूनम चंद्र बिश्नोई और इसके प्रतिपक्ष नेता थे भैरव सिंह शेखावत। आठवीं विधानसभा 1985 से 1990 तक 8वीं विधानसभा रही और इस 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा और गिरिराज प्रसाद और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे भैरव सिंह शेखावत और केदारनाथ शर्मा। नवीं विधानसभा 1990 से 1992 तक भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 85 सीटें मिली और उसने जनता दल यूनाइटेड के 55 सदस्यों के सहयोग से सरकार बना ली। भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भावड़ा, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे नवी विधानसभा के हरिदेव जोशी और सबसे कम बैठकें हुई है नवी विधानसभा में, केवल 95 बैठकें हुई है। राम मंदिर अयोध्या आंदोलन के कारण जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन वापस ले लिया और विधानसभा समय से पहले ही भंग हो गई। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राज्य में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुई। राजस्थान में विधानसभा 2 बार भंग हुई है, एक छठी विधानसभा में और एक नवी विधानसभा में। 10वीं विधानसभा 1993 से 1998 तक की विधानसभा के अध्यक्ष थे हरिशंकर भावड़ा, शांतिलाल चपलोत, समरथ लाल मीणा और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे परशुराम मदेरणा। 11वीं विधानसभा 1998 से 2003 तक थी और 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे परशुराम मदेरणा और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे भैरव सिंह शेखावत और गुलाबचंद कटारिया। 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 तक थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी श्रीमती सुमित्रा सिंह और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की पहला महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे बीडी कल्ला, रामनारायण चौधरी, हेमंत राम चौधरी। 13वीं विधानसभा 2008 से 2013 तक थी और विधानसभा के अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह शेखावत। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता थे श्रीमती वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया और 13वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे देवी सिंह भाटी। 14वीं विधानसभा 2008 से 2013 तक थी। 14वीं विधानसभा 2013 से 2018 तक थी और विधानसभा के अध्यक्ष थे कैलाश मेघवाल और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर लाल डूडी और प्रोटेम स्पीकर थे प्रद्युमन सिंह। 15वीं विधानसभा 2018 से 2023 तक और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे सीपी जोशी और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ थे। प्रोटेम स्पीकर थे 15वीं विधानसभा के गुलाबचंद कटारिया। 16वीं विधानसभा जो 2023 से अब तक है लगातार। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली। कुल मतदान 74.45%, जिसमें पुरुष का मतदान है 74.53 और महिला का मतदान 74.72%। सर्वाधिक मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ पोखरण में 88.13% मतदान। न्यूनतम मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र आहोर और सुमेरपुर। 16वीं विधानसभा में महिला विधायक थे 20, ऐसी महिला विधायकों की संख्या 7 और एसटी महिला विधायकों की संख्या 2 रही। 16वीं विधानसभा में दलीय स्थिति। भारतीय जनता पार्टी की 119 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 66 सीट, भारतीय आदिवासी पार्टी की 4 सीट, बहुजन समाज पार्टी की 2 सीट, राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट और निर्दलीय 8 सीट। राजस्थान में प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी। राजस्थान में सबसे लंबी कार्यकाल वाली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा जो 1957 से 67 तक थे। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष समरथ लाल मीणा 5 महीने रहे और ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे पूनम चंद्र बिश्नोई। जो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर व प्रतिपक्ष के नेता भी रहे महारावल लक्ष्मण सिंह और विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व नियम। राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 1956 में बनाए गए थे। इसमें कुल 25 अध्याय है। इस नियम में कुल 25 अध्याय है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन। सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राज्यपाल द्वारा निश्चित की जाएगी और उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जाएगी। सदन द्वारा उपाध्यक्ष का निर्वाचन। उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष के द्वारा निश्चित की जाएगी। जब अध्यक्ष का निर्वाचन था तो उसके अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राज्यपाल द्वारा निश्चित की जाती थी और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी और इस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जाएगी। अध्यक्ष के निर्वाचन की और उपाध्यक्ष के दोनों के निर्वाचन की सदस्यों को सूचना सचिव के द्वारा दी जाएगी। सभापति तालिका। विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर सदस्यों में से अधिकतम 4 सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा, जिसमें से कोई एक सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन में पीठासीन हो सकेगा। सामान्य बैठकें। सदस्य की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रश्नकाल। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, 11 बजे से 12 बजे तक। इनमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो सदस्यों द्वारा राज्य सरकार से पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न। जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे
जब तक अध्यक्ष निर्देश न दे, प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अल्प सूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा और इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जाता है तथा एक ही सदस्य द्वारा एक दिन में 2 से अधिक तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर हेतु नहीं रखे जाएंगे। अतारांकित प्रश्न, इनका उत्तर लिखित रूप से सदस्य को दिया जाता है और प्रश्नों की सदन में चर्चा नहीं होती। सार्वजनिक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंत सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में अधिक से अधिक एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा। अल्प सूचना प्रश्न, वे प्रश्न जिनका उत्तर किसी सदस्य को 14 दिन से कम अवधि के अंदर मौखिक रूप से दिया जाता है। शून्यकाल, 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल होता है। इसमें बिना सूचना के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आधे घंटे की चर्चा, विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठक के अंतिम आधे घंटे में लोक महत्व के किसी विषय पर जिनके संबंध में किसी प्रश्न का विषय रह गया हो और उसके संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक हो। कोई सदस्य आधे घंटे की चर्चा में कोई विषय उठाना चाहे तो 3 दिन पूर्व सचिव को लिखित सूचना देगा तथा उस सूचना का समर्थन कम से कम 2 अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर से किया जाएगा। विधानमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पहले मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होगी और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम विधानसभा सीटों का 1/5 सदस्यों के अर्थात राजस्थान में कम से कम 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है और अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने पर पुनः 6 माह तक नहीं लाया जा सकता। राजस्थान की विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरुद्ध लाया गया। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष खुद का बहुमत साबित करने के लिए लाती है। विश्वास प्रस्ताव जो है वो सत्ता पक्ष खुद का बहुमत साबित करने के लिए लाती है। यह विधानसभा में लाया जाता है और पारित न हो तो सरकार गिर जाती है। राजस्थान विधानसभा में 5 बार विश्वास प्रस्ताव गया है, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी। 3 बार भैरों सिंह शेखावत के द्वारा और 2 बार अशोक गहलोत के द्वारा लाया गया है। सबसे पहले 1990 में भैरों सिंह शेखावत द्वारा व अंतिम बार अगस्त 2020 में अशोक गहलोत द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया। विश्वास प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्ववर्तीता होगी। स्थगन प्रस्ताव, गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में चर्चा हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव है और स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले अध्यक्ष सचिव व संबंधित मंत्री को देते हैं। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग के सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, तभी स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। विधानसभा में प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है और एक बैठक में एक से ज्यादा ऐसा प्रस्ताव नहीं ला सकते। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यदि विधानसभा सदस्य द्वारा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक हित का विषय उठाया जाए तो इसकी लिखित सूचना प्रमुख सचिव को देनी होगी। कटौती प्रस्ताव, सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांगों की राशि को कम करने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है कटौती प्रस्ताव। और ये 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती और अर्थगत कटौती। नीतिगत कटौती जब मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए। सांकेतिक कटौती जब मांग की राशि में 100 रुपए की कमी की जाए और अर्थगत कटौती मांग की राशि में उल्लेखित राशि की कमी की जाए। इसे मितव्ययता कटौती भी कहते हैं। कटौती प्रस्ताव की ग्राह्य की शर्तें, यह केवल एक मांग से संबंधित होगा। इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। मौजूदा कानून में संशोधन या निरसन के लिए सुझाव नहीं होगा। इसमें ऐसे मामले का उल्लेख नहीं होगा जो राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। राज्य की संचित निधि पर भारतीय व्यय से संबंधित नहीं होगा। कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मुख्य होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। इस चीज का उल्लेख है अनुच्छेद 164(1) में। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है तथा 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। यहाँ प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि विधानसभा में पूर्ण बहुमत। यदि विधानसभा में पूर्ण बहुमत न हो तो समय से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री को समय से पहले त्यागपत्र देना पड़ता है और त्यागपत्र वह राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। पद से हटाना, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 164(2) में मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस चीज का उल्लेख है। अनुच्छेद 164(3) इसमें मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। इस चीज का उल्लेख है। इनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। 164(4) में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। उसकी योग्यता वही है जो विधानसभा के सदस्यों की होती है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है या मुख्यमंत्री मनोनीत है तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अनुच्छेद 164(5) अनुच्छेद 164(5) में मुख्यमंत्री के वेतन व भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। इस बात का उल्लेख है। मुख्यमंत्री का वर्तमान वेतन है 75,000 रुपये प्रतिमाह। अनुच्छेद 166 इसमें राज्य सरकार की कार्रवाई का संचालन है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर सूचित करता है। अन्य कार्य, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है तथा इस बात का निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहां होगी। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों का अध्यक्ष सदस्य होता है। इनका राज्य आयोजन बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग की कार्यकारी परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री। संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। राजस्थान में अब तक उप मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल जो प्रथम उप मुख्यमंत्री है, श्री हरिशंकर भावड़ा उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है इनका, श्री हरिशंकर भावड़ा का। विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये, श्री बनवारीलाल बैरवा, श्रीमती कमला बेनीवाल, ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, और श्री प्रेमचंद बैरवा। राज्य मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की परामर्श से करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे और यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 164(1) में लिखा हुआ है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 में तथा लागू हुआ 1 जनवरी 2004 में। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 में अनुच्छेद 164(1) में कै जोड़कर लागू किया गया। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, अतः राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 तथा न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। यदि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक है तो 6 महीने के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी। मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, इनके पास राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, और मंत्री राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्य मंत्री, इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग दिया जाता है। राज्य मंत्री, जिनके पास किसी विभाग या उनकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, वह मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति की विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध राज्य उप मंत्री को आवंटित करेगा। उप मुख्यमंत्री, इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ये राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्री की सहायता से करते हैं। संसदीय सचिव। राजस्थान में संसदीय सचिव व राज्य मंत्री बनाने की शुरुआत 1967 में चौथी विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय की गई थी। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है तथा शपथ भी इनको मुख्यमंत्री दिलाता है। राज्य सरकारें विधायकों में से ही इनकी नियुक्ति करती है और इनकी नियुक्ति मंत्रियों की सहायता के लिए की जाती है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद का मूल संविधान में उल्लेख मिलता है और मंत्रिमंडल का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 73 में और राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था मंत्रिमंडल को। इनका आकार बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। ये कम शक्तिशाली होता है, ज्यादा शक्तिशाली होती है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद कम शक्तिशाली होती है। राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग से आधिकारिक रूप से संबंध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ये 1949 से 1951 तक रहे। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और राजस्थान में 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। इनके समय जो मुख्य सचिव थे वे के राधाकृष्णन और वी नारायणन थे। CS वेंकटाचार्य, ये 1951 से 1951 तक रहे। राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री ICS इंडियन सिविल सर्वेंट अधिकारी थे और इनके समय मुख्य सचिव थे जो कि राधाकृष्णन SW शिवशंकर थे। जय नारायण व्यास,
ये 1951 से 52 तक रहे मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों रहे थे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे और इनके समय मुख्य सचिव थे SW शिवशंकर और बीजी राव। टीकाराम पालीवाल 1952 तक 1952 में मुख्यमंत्री रहे और ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे 3 मार्च 1952 को। लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे। जयनारायण व्यास के समय राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रहे। टीकाराम पालीवाल को भूमि सुधार का जनक भी कहा जाता है और भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य भी रहे थे। मुख्य सचिव इनके समय SW शिवशंकर थे। जयनारायण व्यास 1952 से 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। प्रथम विधानसभा चुनाव में दो सीटों जालोर ए व जोधपुर शहर बी के चुनाव लड़ा इन्होंने, दोनों जगह हार गए। बाद में किशनगढ़ सीट से उपचुनाव में जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और इनके समय टीकाराम पालीवाल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971 तक मुख्यमंत्री रहे। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने और ये लोकसभा सांसद भी रहे। मुख्यमंत्री बनने से पहले जयनारायण व्यास व टीकाराम पालीवाल के मंत्रिमंडल वे मंत्री के पद पर रहे थे। इनके समय पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को बनाया गया। 1962 में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। इनके समय अस्पष्ट बहुमत के कारण पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1971 में इंदिरा गांधी के कहने पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक इन्होंने 4 बार शपथ ली और सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने और इनके समय मुख्य सचिव थे बीजी राव और कृष्णपुरी। मोहनलाल सुखाड़िया के समय मुख्य सचिव KN सुब्रमण्यम, भगत सिंह मेहता, सामंतदान उज्ज्वल, KPU मेनन, RD माथुर, J
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जिसमें पहला टॉपिक राज्यपाल। भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्य सरकार का उल्लेख है, और भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 तक, जिसमें राज्य सरकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है: राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 153 से 167 में किया गया है, और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता होते हैं, और राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और राज्य की विधायिका को अनुच्छेद 168 से 213 में उल्लेख किया गया है राज्य की विधायिका का। राज्य की नगरपालिका, इसका उल्लेख अनुच्छेद 214 से 237 में किया गया है, और इसमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। राज्यपाल, राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल गवर्नर का होता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का होता है, क्योंकि जो वास्तविक शक्तियां होती है वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है, इसलिए राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है। 1 नवंबर 1956 तक जो राज्यपाल है उसको राज्य प्रमुख कहा जाता था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के बाद 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद आया। राज्यपाल से संबंधित कथन। सरोजिनी नायडू ने कहा कि जो राज्यपाल है वो सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। सरोजिनी नायडू के अनुसार उन्होंने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान बताया है। मार्गरेट अल्वा के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकार के लिए हेडेक है तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार भी महत्व नहीं देती। और सीतारामैया ने कहा राज्यपाल के लिए कि राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करना और उनको चाय भोजन और दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा कि राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है। अनुच्छेद 153 में जो मूल संविधान में व्यवस्था थी, अनुच्छेद 153 में व्याख्या की गई है कि जो मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन है 1956 की धारा 6 में प्रावधान किया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि जो मूल संविधान में व्यवस्था थी पहले की प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 को, उसकी धारा 6 में प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति आती है। अनुच्छेद 154(1), इसमें राज्यपाल की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, उनके माध्यम से करेगा। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल, राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री, राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव होता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। जो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है, और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 156(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, और जिसका वास्तविक अर्थ होता है कि प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल को हटाता भी राष्ट्रपति है, और राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 156(2), राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और जब राज्यपाल का पद रिक्त होता है तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यभार संभालता है। अनुच्छेद 156(3) में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसका उल्लेख किया गया है, और राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है राज्यपाल को उसके पद से, या 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी राज्यपाल को उसकी जगह अन्य राज्य में नियुक्ति दे सकता है। यह अनुच्छेद 156(3) में लिखा है। अनुच्छेद 157, राज्यपाल पद हेतु अर्हता या योग्यता। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि वह जन्म से ही भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की सेवाएं सकते हैं। अनुच्छेद 158(1), वह संसद, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे सदन की सदस्यता राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पहले छोड़नी होगी। और अनुच्छेद 158(2) में लिखा है कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 158(3) में राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है, और राज्यपाल के भत्ते विशेषाधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। अनुच्छेद 158(3) इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन में भत्तों का खर्च वहन करेंगे। अनुच्छेद 158(4), राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। राज्यपाल का वेतन राज्य संचित समेकित निधि से तथा पेंशन भारत की संचित से दी जाती है। राज्यपाल का जो वर्तमान वेतन है वो 3.5 लाख रुपए है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है, जिसमें राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा, और राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है राज्यपाल को, और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। अनुच्छेद 161, जिसमें राज्यपाल का क्षमादान का उल्लेख किया गया है। कुछ दंडों में क्षमा निलंबित तथा परिवर्तित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, इसमें मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल को छोड़कर। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 163(1) में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163(2), राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, अर्थात स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। राज्यपाल स्वविवेक की शक्ति 2 प्रकार की होती है। पहली, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां, जिनका संविधान में उल्लेख है। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं जो राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। यह अनुच्छेद 167 में लिखा हुआ है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 में इसका उल्लेख है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। परिस्थिति जन्य सहविवेक की शक्तियां, इसमें है कि अगर विधानसभा चुनाव के किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल सहविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है।
परिस्थितिजन्य जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख संविधान में नहीं है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, और अगर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करता है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तथा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर आरोपों में दोषी पाया जाता है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 233 में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 316 में है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 243 के 243 जेड ए में लिखा हुआ है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 243 आई व 243 वाई। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी करता है राज्यपाल। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। लोकायुक्त व उपलोकायुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड आयोग समिति का अध्यक्ष और संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान में राज्यपाल अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रबंध समिति इसके भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। राजस्थान स्काउट व गाइड इसके संरक्षक के रूप में राज्यपाल कार्य करता है। राज्यपाल राजस्थान के सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, वह कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं उनका कुलाधिपति राज्यपाल होता है, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनका कुलाधिपति नहीं होता राज्यपाल। राज्यपाल निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं होते। अनुच्छेद 167 इसमें राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को सूचना देगा। किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा करने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। अनुच्छेद 167 में है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिनंग होता है। अनुच्छेद 171(3) इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल है जो विधान परिषद उच्च सदन में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किसके आधार पर? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन में समाज सेवा के आधार पर राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसन तथा विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 174(1) राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है। एक वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य है विधानमंडल। अनुच्छेद 174(2) राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसन समाप्त कर सकता है। ये अनुच्छेद 174(2) कै में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 174(2) ख राज्यपाल विधानसभा को विघटित या भंग कर सकता है। अनुच्छेद 175 में उल्लेख किया गया है कि जो विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल का ही होता है, यह राज्यपाल का अधिकार है। अनुच्छेद 176 जिसमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 176(1) राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित अभिभाषित करता है तथा विधानमंडल को उसके बुलाने का कारण भी बताएगा। अनुच्छेद 200 जिसमें विधेयकों पर अनुमति है। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। या तो राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है, अगर राज्यपाल अनुमति देगा तो वह कानून बन जाएगा, वह विधेयक कानून बन जाएगा। अगर राज्यपाल उसकी अनुमति रोक देगा तो वह कानून नहीं बनेगा। ये राज्यपाल की वीटो पावर होती है, वह अनुमति को रोक सकता है। और राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। कोई विधेयक जो राष्ट्रपति महत्व का अर्थात राज्यपाल को लगता है कि यह राष्ट्रीय महत्व का है तो वह राष्ट्रपति हेतु उसे आरक्षित रखता है। राज्यपाल के पास 2 प्रकार के वीटो पावर है। पहली जो है वो निलंबनकारी वीटो, दूसरी आत्यांतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो में है कि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन के वापस भेज देती है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी पड़ती है। और आत्यांतिक वीटो में राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है। गैर सरकारी विधेयक पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता क्योंकि यह राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर लिया जाता है तब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर विचार किया जाता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखते समय विवेकाधिकार से कार्य करता है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है का उल्लेख है। अनुच्छेद 213(1) जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को लगे कि कानून बनाना अनिवार्य तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213(2) में है कि अध्यादेश का वही बल और प्रभाव रहेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम कानून का होता है। अर्थात अनुच्छेद 213 में इस बात का उल्लेख है कि अगर सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को लगे कि कानून बनाना है तो बना सकता है और जो वो बना हुआ कानून है उसका बल और प्रभाव वही होगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बने हुए अधिनियम कानून का होता है। अनुच्छेद 213(2) कै राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः शुरू होने से 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो वह रद्द हो जाएगा। अनुच्छेद 213(2) कै में उल्लेख है कि राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह व 6 सप्ताह होती है। राजस्थान में राज्यपाल द्वारा पारित की गई अध्यादेशों की संख्या 2018 में 8 अध्यादेश पारित हुए, 19 में 3, 2020 में 8 अध्यादेश, 21-22 में कोई अध्यादेश पारित नहीं हुआ, 23 में 1 और 24 में 3 अध्यादेश पारित हुए। अनुच्छेद 361(1) राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते समय अपने किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। अनुच्छेद 361(2) में उल्लेख है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दंडिक या आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 361(3) इसमें लिखा है कि राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उसकी ना तो गिरफ्तारी हो सकती है ना कारावास के लिए न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकती। राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता। यह अनुच्छेद 361(3) में लिखा है। अनुच्छेद 361(4) में राज्यपाल के व्यक्तिगत जो कार्यों के संबंध में सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन इसकी भी 3 शर्तें हैं।
पहले राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। सूचना के बाद राज्यपाल को कम से कम 2 महीने का समय देना होगा और सूचना के पक्षकार का नाम, पता, कार्रवाई का विवरण देना होगा। राज्यपाल से संबंधित आयोग, राजभंडार आयोग जिसका गठन 1969 में हुआ। सरकारी आयोग जिसका गठन 9 जून 1983 को हुआ और इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। सदस्य बी शिवरमन, एस आर सेन। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित 247 सिफारिशें की थी, जिनमें से कुछ सिफारिशें हैं कि अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर सरकारी परिषद नामक एक स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना करनी चाहिए। राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले राजनीतिक कारणों से नहीं हटाना चाहिए। राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए और अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पुंछी आयोग, पुंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को हुआ और पुंछी आयोग के अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे और सदस्य एन आर माधव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह और विजय शंकर थे। सिफारिशें थी जो इनकी सिफारिश देखी, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए और राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल सवाई मान सिंह, राज्यपाल मुख्य उपाधि थी इनके पास दी थी। 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक रहे ये राज्य प्रमुख। श्री गुरमुख निहाल सिंह 1/11/1956 से 15/4/1962 तक रहे राज्यपाल श्री गुरमुख निहाल सिंह, इनकी नियुक्ति 25 अक्टूबर 1956 को और पदभार इन्होंने 1 नवंबर 1956 को संभाला। मुख्यमंत्री थे तब मोहनलाल सुखाड़िया। जिस समय श्री गुरमुख निहाल सिंह राज्यपाल थे उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं। सर्वाधिक 8 बार विधानसभा में अभिभाषण दिया इन्होंने। दिल्ली के मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। संपूर्णानंद 1962 से 1967 तक रहे राज्यपाल और इनके समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे। सरदार श्री हुकम सिंह 1967 से 1970 तक रहे राज्यपाल। मुख्यमंत्री थे इनके समय मोहनलाल सुखाड़िया और ये 1 महीने के लिए विदेश दौरे पर गए थे सरदार श्री हुकम सिंह। तो इनकी अनुपस्थिति में न्यायमूर्ति श्री जगत नारायण कार्यवाहक थे, तब मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। ये राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। सरदार श्री हुकम सिंह 1970 से 1972 तक रहे, इनके समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्लाह खां थे। श्री जोगिंदर सिंह 1972 से 1977 तक राज्यपाल रहे, इनके समय मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खां और हरिदेव जोशी थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य व उड़ीसा के राज्यपाल रहे और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी कार्यवाहक थे। श्री जोगिंदर सिंह के त्यागपत्र देने के बाद न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी थे कार्यवाहक। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे इनके समय। श्री रघुकुल तिलक 1977 से 1981 तक राज्यपाल रहे। मुख्यमंत्री इनके समय हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पदमुक्त कर दिया था इनको। आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके थे और श्री रघुकुल तिलक के बाद कार्यवाहक न्यायमूर्ति श्री के डी शर्मा थे। मुख्यमंत्री इनके समय शिवचरण माथुर। एयर चीफ मार्शल श्री ओपी मेहरा 1982 से 1985 तक राज्यपाल रहे। इनके समय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। विशेषता इनकी वायुसेना के अध्यक्ष रह चुके थे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। न्यायमूर्ति श्री पीके बनर्जी कार्यवाहक रहे। मुख्यमंत्री इनके समय शिवचरण माथुर। एयर चीफ मार्शल श्री ओपी मेहरा 1985 से 1985। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। हीरालाल देवरा, हरिदेव जोशी ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड व भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। न्यायमूर्ति श्री डीपी गुप्ता कार्यवाहक रहे। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। श्री बसंतराव पाटिल ये 1985 से 1987 तक राज्यपाल रहे। इनके समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे और ये लोकसभा सदस्य रहे। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। राज्यपाल के पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया था। इनके बाद कार्यवाहक न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा रहे। मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर। श्री सुखदेव प्रसाद 1988 से 1989 तक राज्यपाल रहे। मुख्यमंत्री इनके समय शिवचरण माथुर थे और इनकी विशेषता है कि उत्तर प्रदेश में मंत्री व लोकसभा सदस्य रह चुके थे। न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा मुख्यमंत्री थे इनके समय शिवचरण माथुर। श्री सुखदेव प्रसाद 89 से 90 तक रहे। मुख्यमंत्री इनके समय शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी। सत्ता परिवर्तन होने पर इनको पद से हटा दिया गया था श्री सुखदेव प्रसाद को। श्री मिलापचंद जैन
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ेंगे आज पंचायती राज। स्थानीय लोगों द्वारा सुशासन की व्यवस्था ही स्थानीय सुशासन है और इसके दो स्तर हैं, एक ग्रामीण स्थानीय सुशासन और एक नगरीय सुशासन। ग्रामीण स्थानीय सुशासन, पंचायती राज। ग्रामीण स्थानीय सुशासन में पंचायती राज आता है। इसके तीन स्तर हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। जिला परिषद जो उच्च स्तर है और पंचायत समिति मध्य स्तर के अंतर्गत आता है और ग्राम पंचायत निम्न स्तर के अंतर्गत। नगरीय या शहरी सुशासन। गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत का गठन किया एवं स्थानीय निकायों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया। लॉर्ड रिपन के इसी प्रस्ताव को स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वे लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता भी कहते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय सुशासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया, जो वर्तमान में भी राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आजादी से पूर्व राजस्थान में सबसे पहले बीकानेर रियासत में 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया। इसके बाद जोधपुर में, फिर जयपुर, सिरोही, भरतपुर, उदयपुर व करौली में पंचायतों पर कानून बनाए गए। जोधपुर में 1928 में, जयपुर में 1938, सिरोही 1943। संपूर्ण राजस्थान में 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1953 पारित किया गया, जिसके तहत पूरे राजस्थान में 1953 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। पंचायती राज में संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। पंचायती राज पर गठित पहली समिति थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया इस समिति ने, और समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पुराने जिला बोर्डों को समाप्त करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की। सादिक अली समिति 1964 में इसका गठन किया गया। इस समिति के प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा करवाने के सुझाव दिए। गिरधारी लाल व्यास समिति, इसका गठन 1973 में हुआ। प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने, पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाने पर बल दिया। अशोक मेहता समिति 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अगस्त 1978 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया, जिला स्तर और मंडल स्तर। द्विस्तरीय पंचायती राज, जिला स्तर और मंडल स्तर। ग्राम पंचायतों के स्थान पर मंडल पंचायतों के गठन की सिफारिश की। जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखे जाए। पंचायती राज के मामलों की देखरेख हेतु राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की अलग से नियुक्ति हो। अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की। दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायती राज के चुनाव कराने की सिफारिश की। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए व पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश की गई। जीवी के राव समिति, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जीवी के राव की अध्यक्षता में गठन किया गया। इस समिति का डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में इसका गठन किया गया। राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। पीके थुंगन समिति 1988 में समिति का गठन किया गया। जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की। पंचायती राज को संसूची का विषय बनाने की सिफारिश की तथा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। VN गोडगिल समिति 1988 में समिति का गठन किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और त्रिस्तरीय पंचायती राज का समर्थन किया जाए। हरलाल सिंह खरा समिति 1990 में समिति का गठन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया तथा राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था, जिसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसने 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के समय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 73वां संविधान संशोधन विधेयक, यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ 22 दिसंबर 1992 को और राज्यसभा में पारित हुआ 23 दिसंबर 1992 को और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी 20 अप्रैल 1993 को मिली। 24 अप्रैल 1993 से विधेयक लागू हुआ, अतः 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 नए तक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले कर्नाटक में लागू हुआ तथा सबसे पहले चुनाव मध्य प्रदेश में कराई गई। अनुच्छेद 243 में परिभाषाओं का विवरण किया गया। 243 के A में ग्राम सभा का, 243 खैब में पंचायतों का गठन, 243 गैर C में पंचायतों की संरचना, 243 गैर D में स्थानों का आरक्षण, 243 गैर E में पंचायतों की अवधि, 243 छह F में सदस्यता के लिए निरर्हता या अयोग्यताएं, 243 छह G में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243 जय H में पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, 243 जय I में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, 243 J में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 K में पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243 L में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, 243 M में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, 243 N में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, इसका विवरण किया गया है। और 243 O में निर्वाचन संबंधी मामलों न्यायालयों के हस्तक्षेप का विवरण किया गया है। अनुच्छेद 243 में परिभाषा, इसमें ग्राम सभा, पंचायत, मध्यवर्ती स्तर, जिला की परिभाषा है। परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। 243 अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद 243 के A में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जिसका निर्धारण राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। अनुच्छेद 243 खैब B में पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया, जिसमें पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। अनुच्छेद 243 गैर C इनमें पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है, जिसे राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों की संरचना का प्रावधान कर सकेगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के व मध्यवर्ती स्तर खंड स्तर पर पंचायत समिति के सभी सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद के सभी सदस्य राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चुने जाएंगे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और खंड स्तर के अध्यक्ष, प्रधान व जिला स्तर के अध्यक्ष, जिला प्रमुख का चुनाव निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से किया जाता है।
अनुच्छेद 243 यह डी में स्थानों का आरक्षण। अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा तथा सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 2009 में केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन अभी तक संविधान में संशोधन प्रस्तावित है। अनुच्छेद 243 पंचायतों की अवधि। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 243 पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल समाप्ति से पूर्व चुनाव कराने आवश्यक है। और 6 में कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी पंचायती राज संस्थाओं को भंग किया जा सकता है, लेकिन विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर चुनाव करवाने आवश्यक है। अनुच्छेद 243(F) में सदस्यता के लिए निर्भरता मतलब अयोग्यताओं का वर्णन किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 243(G) इसमें पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों का कानून बनाने की शक्तियां दी गई। पहली, कृषि भूमि सुधार व मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई जल प्रबंधन और जल ग्रहण विकास, पशुपालन, डेयरी व मुर्गी पालन, 5वां मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी, लघु वन उत्पादन, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समेत खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन व चारा, सड़कें, नालियां, पुल व जलमार्ग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपदा का रखरखाव, शिक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों समेत तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार व मेले, स्वास्थ्य व साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व डिस्पेंसरियां, परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण, विकलांगों का कल्याण, कमजोर वर्गों के कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति व जनजाति, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गरीबी उन्मूलन। इन 29 विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति दी गई है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों को। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, उनके चुनाव करवाने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को स्वीकृति दी गई। वार्ड सभा। इसका उल्लेख राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में है। मूल अधिनियम में इसका उल्लेख नहीं किया था। जो मूल अधिनियम है इसमें इसका उल्लेख नहीं था। वर्ष 2000 में संशोधित करके वार्ड सभा की स्थापना की गई। वार्ड सभा के सदस्य उस वार्ड में निवास करने वाले सभी वयस्क व्यक्ति होंगे। वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होंगी। बैठक की गणपूर्ति के लिए वार्ड सभा के कुल सदस्यों के 1/10 या 10% की उपस्थिति आवश्यक होगी। वार्ड सभा के बैठक की अध्यक्षता वार्ड पंच के द्वारा की जाएगी। ग्राम सभा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 की धारा 8 में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र के गांव में आने वाले पंजीकृत मतदाता होंगे और प्रत्येक साल ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होंगी। नोट: राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांकन। राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 में राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी। संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों का कम से कम 5% या 10 सदस्यों इसमें से जो भी कम हो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। धारा 8 है, बैठक की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य की संख्या 1/10 या 10% की उपस्थिति आवश्यक होती है। धारा 8 ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी और सरपंच की अनुपस्थिति में अध्यक्षता ग्राम सभा के ऐसे सदस्यों द्वारा की जाएगी जिसे ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से निर्वाचित किया जाए। पंचायती राज का स्तरीय ढांचा। ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। राजनीतिक प्रमुख इसका सरपंच होता है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रशासनिक प्रमुख ग्राम विकास अधिकारी। सदस्यों का चुनाव वार्ड पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है और सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वार्ड पंचों के द्वारा किया जाता है। शपथ। वार्ड पंच सरपंच को पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाता है। वार्ड पंच उपसरपंच व सरपंच को पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाता है। त्यागपत्र। वार्ड पंच उपसरपंच व सरपंच त्यागपत्र खंड विकास अधिकारी को देते हैं। न्यूनतम पंच संख्या कितनी होती है? 5। 3000 की आबादी तक 5 पंच संख्या होती है। बैठक। 15 दिन में कम से कम एक बार बैठक होती है। पदेन सदस्य ग्राम विकास अधिकारी उस ग्राम पंचायत के पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य। पंचायत समिति खंड ये मध्य स्तर पर होती है और राजनीतिक प्रमुख प्रधान होता है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रशासनिक प्रमुख खंड विकास अधिकारी और सदस्यों का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। प्रधान और प्रधान का निर्वाचित सदस्यों में से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। शपथ। पंचायत समिति सदस्यों को पीठासीन अधिकारी तथा उपप्रधान और प्रधान को उपखंड अधिकारी शपथ दिलाता है। त्यागपत्र। पंचायत समिति सदस्य व उपप्रधान अपना त्यागपत्र प्रधान को देते हैं तथा प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है। न्यूनतम सदस्य संख्या 15। 1 लाख की आबादी तक न्यूनतम सदस्य संख्या 15 होनी चाहिए। बैठक 1 महीने में कम से कम एक बार। पदेन सदस्य खंड विकास अधिकारी उस पंचायत समिति क्षेत्र के विधायक, सांसद तथा जिला परिषद सदस्य। उस पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में के सरपंच। जिला परिषद जिला शीर्ष स्तर पर होती है। राजनीतिक प्रमुख जिला प्रमुख होता है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। सदस्यों का चुनाव जिला परिषद सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव उप जिला प्रमुख व जिला प्रमुख का निर्वाचित सदस्यों में से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। शपथ। इनको जिला परिषद सदस्यों को तो पीठासीन अधिकारी, जिला कलेक्टर व उप जिला प्रमुख व जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर शपथ दिलाता है। त्यागपत्र। जिला परिषद सदस्य व उप जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देते हैं और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। न्यूनतम सदस्य 4 लाख की आबादी पर न्यूनतम सदस्य 17 होने चाहिए। बैठक 3 माह में कम से कम एक बार। पदेन सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस जिले के समस्त सांसद, समस्त विधायक, उस जिले के समस्त प्रधान।
सदस्यों को हटाया जाना है निलंबन। धारा 38 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को राज्य सरकार आवश्यक जांच के बाद पद से हटा सकती है। यदि वह कार्य करने में असमर्थ हो, वह कार्य करने से मना कर दे, वह किसी आचरण का दोषी पाया जाए तो सदस्य को हटा सकते हैं। पैसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा अधिनियम 1996। पंचायती राज के सशक्तिकरण हेतु 24 दिसंबर 1996 को 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया। ये राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा। यह अधिनियम दलीप सिंह भूरिया समिति की 1995 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करना है। इसके अनुसार इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभा के परामर्श के बाद ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नशा नियंत्रण भी ग्राम सभा के पास रहेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की अध्याय व धाराएं। अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। धारा 2 में विभिन्न परिभाषाएं, ग्राम सभा की परिभाषाएं। अध्याय 2 में वार्ड सभा है। इसमें अध्याय 2 में धारा 3, 4, 5। धारा 3 में वार्ड सभा उसकी बैठक है। धारा 4 में वार्ड सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10% होगा। धारा 5 में वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड पंच करेगा। धारा 6 इसमें संकल्प है। धारा 7 में वार्ड सभा की कृत्य। धारा 8 में सतर्कता समिति। धारा 7 में वार्ड सभा की कृत्य। धारा 8 में सतर्कता समिति। 8 क में ग्राम सभा और उनकी बैठकें। 8 ख में गणपूर्ति। 8 ग में पीठासीन अधिकारी। 8 ग में संकल्प। ग्राम सभा के विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा। 8 ग में ग्राम सभा के कृत्य। अध्याय 3। अध्याय 3 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया, जिसमें धारा 9 में ग्राम पंचायत का गठन। धारा 10 में पंचायत समिति का गठन। धारा 11 में जिला परिषद का गठन। 12 में पंचायत की संरचना। 13 में पंचायत समिति की संरचना और धारा 14 में जिला परिषद की संरचना। इसके अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जिसकी जनसंख्या 4 लाख से अधिक है। 4 लाख से अधिक के प्रत्येक 1 लाख या उसके भाग के लिए 17 की उक्त संख्या में 2 की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। धारा 15 में सीटों पर आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग व महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रावधान। धारा 16 में सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख के पदों पर आरक्षण का प्रावधान। 17 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल एवं चुनाव। 18 में निर्वाचक एवं निर्वाचक नामावली। 19 में पंच या सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्यताएं एवं आयु। धारा 19 ए में एक व्यक्ति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। धारा 20 में एक ही समय किसी व्यक्ति के 2 या अधिक पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता लेने पर प्रतिबंध। धारा 29 में जिला प्रमुख एवं उप प्रमुख का निर्वाचन। धारा 30 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल। धारा 32 में सरपंच और उप सरपंच की शक्तियां, कार्य और कर्तव्यों का प्रावधान। धारा 32 में प्रधान की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य। धारा 45 में पंचायत की बैठकें प्रत्येक 15 दिन में कम से कम 1 बैठक होनी जरूरी है। और धारा 46 पंचायत समिति की बैठकें प्रत्येक माह में कम से कम 1 बैठक। और जिला परिषद की बैठक धारा 47 में प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बैठक। धारा 50 में पंचायत के कार्य और शक्तियां। धारा 51 में पंचायत समिति के कार्य और शक्तियां। धारा 52 में जिला परिषद के कार्य और शक्तियां। धारा 53 में किसी पंचायत को कृत्यों का समुदेशन। धारा 81 में विकास अधिकारी की शक्तियां और कृत्य। धारा 82 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कृत्य। धारा 83 में जिला परिषद का कर्मचारी वृंद। धारा 84 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कृत्य का उल्लेख है। धारा 85 में विकास अधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की आपात शक्तियों का उल्लेख है। अध्याय 4। अध्याय 4 में राज्य सरकार आदि की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें धारा 92 में किसी पंचायती राज संस्थाओं के संकल्प को रद्द या निलंबित करने की शक्ति का उल्लेख है। धारा 94 में किसी पंचायती राज संस्थान को विकृत या भंग करने की सरकार की शक्ति का उल्लेख है। धारा 106 में नियमों और उप विधियों का अतिलंघन इसका उल्लेख है। धारा 107 में विवाद का उल्लेख है। अध्याय 5 पर धारा 108 में सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे, इस चीज का उल्लेख है। धारा 118 में वित्त आयोग का गठन का उल्लेख किया गया है। धारा 119 में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी वृंद का उल्लेख किया गया है। धारा 121 में जिला आयोजना समिति का उल्लेख किया गया है। धारा 122 में वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट इसका उल्लेख किया गया है। और धारा 123 में कठिनाइयों का निराकरण और धारा 124 में निरसन और व्यापकृतियों का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर 6 जनवरी 2000 को सतर्कता समिति समाप्त कर दी गई। ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केंद्र स्थित है। राजस्थान में प्रत्येक पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण 1 साल में 2 बार किया जाता है। राजस्थान में पहली महिला सरपंच 1961 में बनी, जो छगन बहन, एक किचनगांव फलोदी से थी। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला कोटा से। राजस्थान में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र 6 है। यदि कोई पंचायती राज संस्था भंग हो जाती है तो चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाने चाहिए तथा भंग होने के पश्चात नवगठित पंचायती संस्था मूल संस्था की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके 2021 में पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया गया था। धारा 89(2) में ग्राम सेवक का उल्लेख किया गया है, लेकिन राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा ग्राम सेवक का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। नवंबर 2020 तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 11 बार हो चुके हैं। 1960 में, 65 में, 78 में, 1981 में, 88 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में, 2010, 2015 और 2020 में। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायत के अनुदान दिया जाता है। जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय जयपुर में है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को निम्नलिखित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र मंडोर जोधपुर में, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर उदयपुर में और इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। मानव अधिकारों की पहली बार घोषणा 1948 में की गई, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 में धारा 21 से 29 में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में प्रावधान है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक वैज्ञानिक निकाय है, अर्थात संवैधानिक निकाय नहीं है। ये राज्य मानवाधिकार आयोग यह एक स्वायत्त तथा उच्च अधिकार प्राप्त संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा हेतु निगरानी करना है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया, जिसने अपना कार्य 23 मार्च 2000 से प्रारंभ किया और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। संरचना विन्यास बहुसदस्यीय निकाय है, 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य
1999 में गठन के समय और वर्तमान में एक अध्यक्ष व दो सदस्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के बाद एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव होते हैं। एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ हो। धारा 22 में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति, इसमें अध्यक्ष अधिक सहित 4 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री गृहमंत्री सदस्य होता है। मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष चयन समिति का। विधानसभा अध्यक्ष भी सदस्य होता है और विधानसभा के विपक्ष के नेता भी सदस्य होते हैं। धारा 23 में आयोग के सदस्यों को हटाया जाना यह बताया गया है। अध्यक्ष तथा सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपना कार्य करने में असमर्थ है तथा उसके विरुद्ध कदाचार साबित हो गया है। धारा 24 में कार्यकाल है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, इसमें जो भी पहले हो। 2019 में हुए संशोधन से पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष था। अध्यक्ष व सदस्यों को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है और अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी। आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। यह सचिव राज्य सरकार के सचिव के पद का होगा। आयोग की अपनी स्वयं की अन्वेषण एजेंसी है। इसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का नहीं होगा। मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। धारा 33 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सामाजिक, नागरिक व एवं राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकता है या स्वयं पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जांच शुरू कर सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध अनुसंधान करना व मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना है। मानवाधिकार क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। जो मानव अधिकारों के उपयोग में बाधा डालते हैं पुनरावलोकन करेगा एवं सही उपायों की सिफारिश करेगा। जिला मुख्यालय में मानव अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना और किसी न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा। राज्य के कारागारों व बंदीगृहों, जेल की स्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं और किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसके विरुद्ध जांच की शक्ति रखता है। ये संस्था मानव अधिकारों की जांच कर सकती है लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकती। आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता है। किसी अन्य आयोग में लंबित मामलों की जांच नहीं करता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, एकमात्र महिला अध्यक्ष कांता भटनागर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल 5 वर्ष जो नगेंद्र कुमार जैन का था। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल कांता भटनागर का था। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा, एकमात्र अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, जस्टिस सैयद समीर अहमद। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पुखराज सिरवी का। सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज के लिए प्रक्रिया विनियम 2001 से लागू है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची। कांता भटनागर 23 मार्च 2000 से अगस्त 2000 तक थे। सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास, गंगाराम मूलचंदानी 27 जून 2024 से लगातार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में ली कमीशन ने सिफारिश की थी। राजस्थान राज्य गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग गठित किया गया। जोधपुर में 1939 में, जयपुर में 1940 में और बीकानेर में 1946 में लोक सेवा आयोग गठित हुआ। 16 अगस्त 1949 को जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के लोक सेवा आयोग समाप्त कर दी गई। 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी किया जो 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ। अध्यादेश की धारा 1 की पालना में 22 दिसंबर 1949 को गजट में प्रकाशन किया गया। अतः 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसकी स्थापना जयपुर में की गई लेकिन 21 अगस्त 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 315 राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315(1) में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, इसकी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 315(2) इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। संयुक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर रह चुके हो। अनुच्छेद 316(2) अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं और लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद उस पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते, लेकिन सदस्यों को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 317 अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन या हटाना। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच में दोषी सिद्ध होने पर हटाया जाता है। जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 318 इसमें अध्यक्ष सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या, सेवा शर्तों का उल्लेख है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय अध्यक्ष सदस्यों की संख्या 3 थी, लेकिन 2011 से वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 8 है। अनुच्छेद 320 इसमें आरपीएससी के कार्य है। अनुच्छेद 320(1) में राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना और 320(3) में निम्न मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। सिविल सेवाओं और सिविल पदों की भर्ती की पद्धति से संबंधित विषयों पर परामर्श किया जाएगा। एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और अंतरण होने पर परामर्श देने का कार्य किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार की सिविल सेवा कर रहा है उसके प्रभाव डालने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। अनुच्छेद 322 आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 323 में आरपीएससी का प्रतिवेदन है। राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा। राजस्थान के राजप्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित रूप से करने के लिए निम्न नियम पारित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा।
विनियम जो 1951, राज्य लोक सेवा आयोग विनियम, राजस्थान लोक सेवा आयोग इसमें सेवा की शर्तें विनियम 1974, लोक सेवा आयोग से संबंधित संविधान के अनुच्छेद है 16, 234, 315 से 323। आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में है। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष एस के घोष जो 22/12/1949 से 25/1/1950 तक थे। आरपीएससी के दूसरे अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी जो 28/7/1950 से 7/8/1951 तक रहे। आरपीएससी के तीसरे अध्यक्ष डी एस तिवारी। आरपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है उत्कल रंजन साहू जो 12 जून 2025 से अभी तक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष डी एस तिवारी, न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष टी एस यादव। आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं सावलदान उज्जवल, अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति एन के बैरवा। आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल एल जोशी। आरपीएससी में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं एल एल जोशी, एस सी सिंगारिया, एच एन मीना, शिव सिंह राठौड़, बी एल रावत, एस एस टाक, आर डी सैनी, जसवंत सिंह राठी। आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे रघुकुल तिलक। आरपीएससी के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे धुलेश्वर मीणा और दिव्या सिंह। आरपीएससी के सदस्य जो पूर्व में मंत्री रही श्रीमती कमला भील। आरपीएससी की वे महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही कांता खतुरिया व प्रकाशवती शर्मा। आरपीएससी में पूर्व महिला सदस्य श्रीमती कांता खतुरिया, श्रीमती कमला भील, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह, श्रीमती राजकुमारी गुज्जर। आरपीएससी में वर्तमान महिला सदस्य श्रीमती संगीता आर्य, श्रीमती मंजू शर्मा। हरिश्चंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 1957 में जोधपुर में स्थापना की गई, जिसे 1963 में जयपुर स्थानांतरित किया गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 के एवं नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243 जेडे में चुनाव कराने हेतु राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1994 को किया गया। यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन आयोग का मुखिया होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर चुनाव आयोग के निर्वाचन के संचालन में सहायता करता है। आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान का अनुच्छेद 343 है, 243 के अनुच्छेद 243 यह 243 जेड ए के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य की पंचायतों व नगरपालिकाओं के लिए कार्य कराए जाने वाली सभी चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्देशन, नियंत्रण, चुनाव संपन्न कराने तथा संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की पंचायतों व नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन कराता है। सांसद व विधायक के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। त्यागपत्र राज्यपाल को पद से हटाना राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या असमर्थता के आधार पर। राजस्थान में जिला कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को शुद्ध त्रुटि रहित करने के उद्देश्य से मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग नगरपालिका चुनाव में किया गया। वह इसमें NOTA नन ऑफ द अबव का प्रयोग 14वीं विधानसभा 2023 में के चुनाव में किया गया, 2013 के चुनाव में किया गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ 1 जुलाई 1994 से 30 मार्च 2000 तक। सर्वाधिक कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ और न्यूनतम कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता जो 14 अगस्त 2022 से अब तक है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़, नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता। राजस्थान राज्य वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 जय आई एवं नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243 में वाई की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने व राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। इसके साथ ही राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 243 है के तहत राज्य वित्त आयोग राज्य व पंचायतों के बीच वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों के निर्धारण की सिफारिश राज्यपाल को देता है। अनुच्छेद 243 में के तहत राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं द्वारा विनियोजित किए जाने वाले ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों के निर्धारण की सिफारिश राज्यपाल को देता है। संरचना 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल है 5 वर्ष का। त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। वह राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग कार्य कर रहा है जिसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है, वह सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी है। राज्य वित्त आयोग कृष्ण कुमार, अध्यक्ष कृष्ण कुमार, गठन हुआ 24 अप्रैल 1994 को, कार्यकाल 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। दूसरे अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा, गठन हुआ मई 1999 और कार्यकाल 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक। माणिकचंद सुराणा, अध्यक्ष, गठन हुआ मई 2004 और 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक कार्यकाल रहा। अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीडी कल्ला, गठन अप्रैल 2011 और 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक कार्यकाल रहा। डॉक्टर ज्योति किरण, गठन जुलाई 2014 और कार्यकाल 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020। अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह जो गठन हुआ 12 अप्रैल 2021 और कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025। राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। गैर संवैधानिक और सांविधिक निकाय है। एक परामर्शकारी निकाय है। जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। मुख्यालय जयपुर में है। केरल के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जिसे राज्य महिला आयोग की स्थापना की। धारा 3 आयोग का गठन। आयोग में एक अध्यक्ष, 3 सदस्य व 1 सदस्य सचिव सहित कुल 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। अध्यक्ष महिलाओं की समस्याओं को निपटाने का ज्ञान व अनुभव रखने वाली महिला होगी। एक सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी। आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति होगी। धारा 4 इसमें पदावधि व सेवा शर्तें हैं। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। त्यागपत्र राज्य सरकार को और वेतन भत्ते और सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। 2 माह में कम से कम एक बार आयोग के अध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाई जाएगी।
धारा 8 पद से हटाना। अध्यक्ष व सदस्यों को राज्य सरकार पद से हटा सकती है जब ये दिवालिया घोषित हो जाए, अपराध में दोषी ठहराई जाए और लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर अपना कार्य करने में असमर्थ हो, तो इन्हें पद से हटाया जाता है। धारा 10 आयोग को दीवानी न्यायालय, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। धारा 11 इसमें आयोग के कार्य है महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार की जांच करना, मामले में की जाने वाली कार्रवाई की सरकार को सिफारिश करना, पीड़ित महिलाओं की शिकायत का निवारण करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना और न्याय दिलाना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी करके महिला सशक्तिकरण के प्रयास करना। महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती कांता कथुरिया, कार्यकाल इनका मई 1999 से मई 2002 तक रहा। प्रोफेसर पवन सुराना जो जनवरी 2003 से जनवरी 2006 तक, श्रीमती तारा भंडारी अप्रैल 2006 से अप्रैल 2009 तक, लाल कुमारी जैन जो नवंबर 2011 से नवंबर 2014 तक, श्रीमती सुमन शर्मा इनका कार्यकाल अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2018 तक रहा, श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती जिनका कार्यकाल 11/2/2022 से 11 फरवरी 2022 से 10 फरवरी 2025 तक रहा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता अरुणा राय को माना जाता है और उन्होंने 1995 में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाकर चांगेट ब्यावर से सूचना का अधिकार हेतु आंदोलन चलाया। अरुणा राय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। सूचना के अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम के कुछ प्रावधान उसी दिन से लागू हो गए थे। संपूर्ण अधिनियम भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। राजस्थान की सूचना का अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के अध्याय 5 में सूचना आयोग की शक्तियां, कार्य, अपील और दंड का प्रावधान है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया। मुख्य उद्देश्य सभी उपयोगी सूचनाएं आमजन को आसानी से पहुंचे, नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को लाना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी को आवेदन किया जाता है। वह 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करा देगा। यदि 30 दिन के बाद सूचना देता है तो नागरिक से फीस नहीं लेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी यदि 15 दिन में बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती है। अगर यदि अधिकारी 30 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं कराता या सूचना प्राप्तकर्ता सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह 60 दिन के अंदर वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी से शिकायत कर सकता है। यदि वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो अंतिम अपील राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचना उपलब्ध न कराने पर या गलत सूचना देने पर लोक सूचना अधिकारी को दंड के रूप में 250 रुपए प्रतिदिन की दर से तथा अधिकतम 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 6 यदि किसी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांगते हैं और यह सूचना उस अथॉरिटी के पास नहीं है तो वह आवेदन उसी अथॉरिटी को हस्तांतरण करना होगा जिसके पास सूचना उपलब्ध है। निम्न विषयों में संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। ऐसी सूचना जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, विधानसभा या संसद की कार्यप्रणाली प्रभावित हो, न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना हो, जो सूचना विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हुई हो, पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हो और कैबिनेट के कागजात। इन सब विषयों से संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। प्रत्येक सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति होगी। विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। लोक सूचना अधिकारी प्रकाशित सूचनाओं का प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा। सूचना प्राप्त करने का शुल्क 10 रुपए है, परंतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के लिए मुफ्त है। A3 या A4 आकार के प्रतिपृष्ठ का शुल्क 2 रुपए है। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 लागू हुआ 24 जुलाई 2007 को। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ध्येय वाक्य है अवधानी जैनेभ्य। सूचना आयोग एक वैधानिक, सांविधिक व स्वायत्तशासी निकाय है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है, अर्थात इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे। आरआईसी को ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उनकी जांच करने का अधिकार है जो किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। धारा 15(1) गठन 18 अप्रैल 2006 को और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरानी। धारा 15(2) में संरचना है बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त व अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त व 4 सूचना आयुक्त के पद सर्जित है। धारा 15(3) इसमें नियुक्ति है। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। चयन समिति मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्रिमंडल का सदस्य। धारा 15(7) इसमें मुख्यालय जयपुर में है। धारा 16
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो राज्य सरकार को विधिक कानूनी मामलों में सलाह देता है। यह केंद्र के महान्यायवादी के समकक्ष होता है। राजस्थान में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत महाधिवक्ता के पद का सर्जन किया गया। महाधिवक्ता का जो पद है संवैधानिक है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 165(1) इसमें राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 165(2) में उल्लेख किया गया है कि महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए जाए। अनुच्छेद 165(3) में उल्लेख किया गया है कि जो महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा। महाधिवक्ता के वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कार्यकाल, संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और त्यागपत्र ये राज्यपाल को देंगे। अनुच्छेद 177 में उल्लेख किया गया है कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं और उनमें बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान के महाधिवक्ता कार्यालय की जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में और जो खंडपीठ है वो जयपुर में है। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता GC काफलीवाल, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। इनका कार्यकाल 15 वर्ष रहा, जो सर्वाधिक रहा, मतलब इनका सबसे ज्यादा कार्यकाल इनका ही था 15 वर्ष। महाधिवक्ता के रूप में 3 बार नियुक्त हुए। BP अग्रवाल 3 बार नियुक्त हुए महाधिवक्ता के रूप में। और राजस्थान के जो वर्तमान 19वें महाधिवक्ता है वो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम, राज्यपाल से सदन को संवाद, नियम 178, राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे लोकायुक्त। अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहते हैं उसे भारत में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम 1963 में जोधपुर के कानूनविद डॉक्टर LM सिंघवी ने दिया था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सर्वप्रथम केंद्र स्तर पर लोकपाल व राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की सिफारिश की थी। लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में रखा गया था। भारत में सर्वप्रथम 1970 में ओडिशा में लोकायुक्त विधेयक लाया गया और उसके बाद 1971 में महाराष्ट्र में और 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना हुई। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पर राष्ट्रपति ने 31 दिसंबर 2013 को हस्ताक्षर किए थे। यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था, 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ। इसे 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। लोकायुक्त वैधानिक सांविधिक तथा सलाहकारी जो जांच कर सकता है, दंड नहीं दे सकता, संस्था है। इस निकाय में एक लोकायुक्त व 8 सदस्य होते हैं। लोकायुक्त राजस्थान का मुख्यालय जयपुर में है। धारा 3 में नियुक्ति दी गई है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा 2 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति में एक विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है और शपथ भी राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। धारा 4 में लोकायुक्त की योग्यताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें पहली योग्यता है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त और न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, लाभ का पदार्थ न करता हो, संसद व विधानमंडल का सदस्य न हो, राजनीतिक दल से जुड़ा न हो। धारा 5 में लोकायुक्त की पदावधि व शर्तें हैं, सेवा और शर्तें। कार्यकाल इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो चुका हो वो वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। त्यागपत्र ये राज्यपाल को देते हैं। वेतन भत्ते, लोकायुक्त के वेतन भत्ते एवं पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। धारा 6 में पद से हटाना, संविधान के अनुच्छेद 311 में वर्णित प्रावधानों के तहत कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हटाने से पूर्व राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्ति से जांच कराई जाएगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। राज्यपाल वह जांच विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, जिसे विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद राज्यपाल लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को पद से हटा सकता है। धारा 12 में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं, जो इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में क्या कहते हैं? राज्य के समस्त मंत्री, लोक सेवक, सचिव, विभागाध्यक्ष, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, जिला परिषदों व पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर पालिका व नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्य के कंपनी व निगम अथवा मंडलों के अध्यक्ष, अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच, ये लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार है। लोकायुक्त क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं आते हैं जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मालिकाकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश तथा न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव अधिकारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, सेवानिवृत्त लोक सेवक, विधायक, सरपंच व पंच, विधानसभा सचिवालय स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी। लोकायुक्त के कार्य की भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, अकर्मण्यता से संबंधित परिवादों पर जांच करके जनता की शिकायतों का समाधान करना। लोकायुक्त प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच करता है। लोकायुक्त के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, जिसके तहत लोकायुक्त जांच हेतु फाइल दस्तावेज मंगवा सकता है। लोकायुक्त द्वारा लोक सेवा के विरुद्ध निम्न मामलों में जांच कराई जा सकती है: एक पद का दुरुपयोग करने पर, भ्रष्टाचार के मामलों में और किसी को अकारण हानि या पीड़ा पहुंचाने में। लोकायुक्त 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान के प्रमुख लोकायुक्त कौन है? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ, जो 1973 में, राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त KPU मेनन, सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त महेश भूषण शर्मा, न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त विनोद शंकर दवे, राजस्थान के वर्तमान में 13वें लोकायुक्त श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। नरपत लोढ़ा कमेटी, राज्य सरकार ने फरवरी 2014 में लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत व प्रभावी बनाने के लिए श्री नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जिला प्रशासन। जिला प्रशासन का जो वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम मौर्य काल में देखने को मिलता है। मौर्य काल में जिले के लिए जनपद शब्द जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग होता था, जिसका प्रमुख राज्यों का कहलाता था।
गुप्त काल तथा हर्ष के समय जिले को विषय कहा जाता था, जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। सल्तनत काल में जिले को परगना तथा इसका प्रमुख फौजदार कहलाता था। सल्तनत काल में जो जिले को परगना कहते थे और जो जिले का प्रमुख होता था फौजदार। मुगल काल में जिले को सरकार कहते थे और इसके जो प्रमुख है उसको अमाल गुजार कहा जाता था। संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में मिलता है। जिला कलेक्टर। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में भारत में पहली बार 1772 में कलेक्टर का पद बनाया गया। जिला कलेक्टर जिलाधीश जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS रैंक का अधिकारी होता है, यह जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त के निर्देशन में कार्य करता है, अर्थात जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी संभागीय आयुक्त होता है। 2009 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया। जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन की आंख, कान व हाथ कहा जाता है। जिला कलेक्टर जिले में लघु राज्य सरकार के रूप में कार्य करता है, अर्थात जिला स्तर पर राज्य सरकार के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है। रजनी कोठारी जिलाधीश जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी। अटल बिहारी वाजपेयी जिलाधीश जिला प्रशासन की धुरी है। इन्होंने ये कहा कि दास ने कहा कि कहीं दूसरी जगह जिलाधीश नामक अधिकारी न तो हुआ है और न ही होगा। रेमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है। इन्होंने जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। जिला कलेक्टर जिलाधीश के कार्य। जिला दंडनायक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, कारागारों का निरीक्षण करना, दावा सही संपत्ति को निस्तारित करने का आदेश देना, भारत में आने वाली विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना, विशेष परिस्थितियों में रात को पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देना और स्थानीय निकायों पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण करना। इनके रूप में जिला कलेक्टर कार्य करते हैं। भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य। भू राजस्व एकत्रित करना, भूमि सुधार, भूमि प्रबंधन तथा भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों को देखना। जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य। जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना व सभी विकास कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन करना। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना। अन्य कार्य इनके हैं जिले के मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में, जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में और जिले में मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में। वह जिला कोषागार व कोषागार का पर्यवेक्षण करना। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष जिला का कलेक्टर होता है। उपखंड प्रशासन। जिले के उपखंडों में विभाजित किया गया है। जिलों को उपखंडों में विभाजित किया गया। उपखंड का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी SDM होता है। उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। वह उपखंड का मुख्य भू राजस्व अधिकारी होता है तथा प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। उपखंड अधिकारी के प्रमुख कार्य। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना, भू राजस्व के संबंध में निर्देश देना, भू अभिलेख तैयार करना, कृषि उत्पादन का आकलन करना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों का सर्वेक्षण करना। तहसील प्रशासन। उपखंड को तहसील में विभाजित किया गया है। तहसील का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे तहसीलदार होता है। तहसीलदार की नियुक्ति राष्ट्र मंडल द्वारा होती है। तहसीलदार उपखंड अधिकारी के निर्देशन में कार्य करता है। तहसीलदार द्वितीय श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है और तहसीलदार का मुख्य कार्य भू राजस्व प्रशासन का है। उप तहसील प्रशासन। तहसील को उप तहसील में विभाजित किया गया है। उप तहसील का प्रमुख अधिकारी नायब तहसीलदार होता है और नायब तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करता है। पटवारी की नियुक्ति राष्ट्र मंडल अजमेर द्वारा की जाती है और पटवारी के कार्य गिरदावरी रिपोर्ट अर्थात फसल निरीक्षण इसकी तैयारी करना, सरकारी संपत्ति की निगरानी, नकल रिपोर्ट देना, भू नामांतरण खोलना। राजस्थान में पटवार ट्रेनिंग स्कूल टोंक, कोटा, देवखेड़ा, अलवर, देवारी, उदयपुर, नरसिंहपुर, गंगानगर और जोधपुर में। राजस्थान राष्ट्रमंडल मुख्यालय इसका अजमेर में। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1949 को हुई और 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में प्रथम राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है और राजस्थान पुलिस का गठन 1948 में किया गया। मुख्यालय इसका जयपुर में है और राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। आदर्श वाक्य है सेवा कटिबद्धता। पुलिस प्रशासन में सर्वोच्च पद पुलिस महानिदेशक DGP का होता है और जिलों को मिलाकर पुलिस रेंज की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य पुलिस महानिरीक्षक IGP होता है। जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक SP होता है जो जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है।